हाय एवरीवन, वेलकम टू पायरेट चैट्स। इस सीरीज में हम आपको मिलाएंगे कबड्डी के उन चैंपियन से जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और इस सीरीज की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कबड्डी की एक ऐसी गुरु से जो 2005 से इंडियन नेशनल वुमेन कबड्डी टीम की कोच रही है। इनकी कोचिंग के अंडर हमारी वुमेन कबड्डी टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें 2010 का एशियन गेम्स और 2012 का कबड्डी वर्ल्ड कप भी है। इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं। 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड, 2014 में पद्मश्री अवार्ड। सो चलिए मिलते हैं वुमेन कबड्डी के मोस्ट फेमस पर्सनालिटी सुनील दबाज जी से। हेलो मैम, कैसी हैं आप? Hello, I'm fine. How are you? आई एम गुड मैम। सो सो कबड्डी की आपकी लाइफ में कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा मेरे को कबड्डी की तरफ जाना है? सो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, सबसे पहले मेरी मदर को हम देखते थे बचपन में, जब फाग खेलती थी महिलाएं, तो हमारे चौराहे पे एक मिट्टी की गलियां होती थी पहले। तो उस पे चौराहे पे लेडीज शाम को, जैसे फाग में टाइम होता है लेडीज के पास से, उस टाइम पे खेती बाड़ी का काम होता नहीं है, तो वो सारे मिलके शाम को फाग में गीत वगैरह गाती थी, डांस वगैरह करती थी और गेम खेलती थी। तो उसमें कबड्डी उनका मेन गेम होता था। और वो भी गेम कैसे खेलती थी, चुन्नी ऐसे बांध के और मिट्टी में चुन्नी गाड़ देती थी, दोनों तरफ से 2 कील गाड़ के चुन्नियां बांध दी, वो उनकी सेंटर लाइन होती थी। अच्छा। और उसमें मेरी मदर जो है वो अपनी टीम की कैप्टन होती थी। तो मैं मेरी माँ का खेल देखती थी, तो सारी जैसे उनकी जितनी भी लेडीज थी बोलती थी सावित्री की टीम में हम शामिल होंगे, सावित्री की टीम में। तो टीम बंटवारा जब भी होता था तो मेरी मदर को मतलब अच्छा गेम था उनका, तो वो जो वहां पे मैंने मेरी माँ को खेलते हुए देखा। और फादर को भी हमें देखते थे, होली पे त्योहार पे हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे खेल होते हैं, तो उनमें भी कबड्डी खेला जाता था। तो कहीं ना कहीं एक हमारे बचपन में हमारे माइंड में, पेरेंट्स को हमेशा बच्चा अपना हीरो मानता है, तो पेरेंट्स को अगर हम कहीं खेलते देखते हैं तो उनको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कबड्डी खेलते खेलते फिर ये एज अ प्लेयर से ये कोचिंग की तरफ कैसे झुकाव हुआ? कोचिंग का मेरे पास, मैं बता रही हूँ ना कि मैं जैसे उन कोचेज को देखती थी कि वो कैसे खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं, तो मेरे को एक मन में एक फील होता था कि काश मेरे पास भी कोई कोच होता, काश मेरी भी ऐसी ट्रेनिंग होती, तो मैं पता नहीं क्या करती, मैं बहुत अच्छे और लेवल पे पहुंचती। और मैं हालांकि 4-5 गेम में मैंने नेशनल लेवल पे मैं खेली हूँ, खो खो भी खेली हूँ, मैं हैंडबॉल भी खेली हूँ, मैं कोरबॉल भी खेली हूँ, एथलेटिक्स भी, मैं यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज में भी बेस्ट एथलीट भी बनी हूँ, क्योंकि एक फिटनेस लेवल था वो अच्छा था। तो इसलिए मैं डिफरेंट गेम्स में भी खेलती रही हूँ। ये एक जो शुरुआत थी वो मेरे मन में एक हमेशा एक कमी है, वो अंदर वो फील कराती थी कि मुझे कोई सिखाने वाला, या मुझे कोई मेरी टेक्निक को सुधारने वाला, या मुझे कोई गाइडेंस देने वाला, एक राइट जो डायरेक्शन है वो देने वाला मुझे नहीं मिला। कोचिंग जो है वहां से मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं भी, मतलब मैं जैसे इन स्कूल में देख के या उन लड़कियों को, साई सेंटर की लड़कियों को देख के मैं मेरी सहेलियों को सिखाती थी, कॉलेज में अपनी टीम बनाती थी, तो मैं वहां से, मैंने सिखाने की प्रवृत्ति मेरे अंदर आती चली गई कि मैं वहां से सीख के आती थी, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करती थी, वहां सीख के आती थी, यहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू करती थी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक, इसको कमी समझिए या अंदर एक ऐसी छुपी हुई प्रक्रिया है मेरे माइंड के अंदर चली कि वहां से मुझे कोच बनने की तरफ मुझे वो खींच के लेके गई। और कोच बनने का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि कोच के लिए हालांकि उसमें बस क्वालिफिकेशन ये थी कि ग्रेजुएशन और नेशनल लेवल का जो प्लेयर है वो उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में NIS से कर सकता है। तो NIS के लिए मैंने अप्लाई किया। तो मेरे फादर जो हैं, वो, मेरी फैमिली इंटरनली सारी रेडी है, लेकिन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा बैरियर हमारे सामने होता है कि अदर स्टेट्स में लड़कियों को नहीं जाने देते हैं, और हमारे गांव से तो बिल्कुल ही कोई लड़की बाहर नहीं निकली थी, तो ये मेरे सामने बहुत बड़ा बैरियर था। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम अप्लाई करो और मैं तुम्हारा ट्रायल दिलवा के लाता हूँ, चुपके से, बिना किसी को बताए, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो फिर देखते हैं, फिर फैमिली के साथ, फैमिली दूसरे सोसाइटी के साथ है, मैं फाइट करूंगा। तो मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया, और मेरी मदर फादर ने मुझे चुपके से गुजरात में गांधीनगर NIS के लिए ट्रेनिंग के लिए, ट्रायल के लिए भेज दिया। मेरे फादर खुद लेके गए, तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट टाइम ही। तो जब, क्योंकि मुझे भी एक मन में जो एक
विचार था वो कहीं ना कहीं एक पैशन का रूप ले चुका था, और वो ही पैशन मुझे अपने कोच की ट्रेनिंग के लिए वहां पे अच्छा करने के लिए मजबूत बना चुका था। तो वहां मैंने अच्छा रिजल्ट दिया और मेरा पहले उसमें सिलेक्शन हो गया। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आके मेरे सामने वो बैरियर था। मेरे ताऊ जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम दूसरे स्टेट में लड़की को नहीं भेजेंगे, और भी मेरी फैमिली के दूसरे लोग भी नहीं 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 नहीं, नहीं भेजेंगे। इवन मेरे ताऊ जी ने तो, हमारे ज्वाइंट फैमिली थी, तो ये कह दिया था मेरे फादर को कि तू अलग हो जा अपनी फैमिली को लेके, मैं ज्वाइंट फैमिली में तुम्हें नहीं रखूंगा। तो मेरे फादर ने वहीं पे एकदम से जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है मैं अलग हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी तो जाएगी। इसके अलावा भी कई स्ट्रगल रही होगी, जैसे एक इंडियन कबड्डी टीम की कोच बनने में, सो उस स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। और जब मैंने इंडियन टीम को ज्वाइन किया तो जो मुझे सामने मिला, वो आपने चक दे इंडिया में जो पूरा ब्यौरा देखा है कि टीम नॉर्थ साउथ में बटी हुई थी, टीम के अंदर बड़ा स्टेट जो रीजनलिज्म है, स्टेट वाइज जो है बच्चे वो जुड़े हुए हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, उनमें इंडिया की एक कंबाइंड है, यूनिटी की जो फीलिंग है, इंटीग्रिटी की जो फीलिंग है वो नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे जो टीम के अंदर एक बैरियर नजर आया। तो मैंने सबसे पहले इंडियन टीम को वो सारे बैरियर्स जो इंडिया को यूनाइटेड करने में और इंडियन टीम को एक होकर यूनाइटेड होकर खेलने में जो बैरियर आ रहे थे सामने, वो लड़कियों के अंदर से वो मैंने सारे जाते ही पहला स्टेप मैंने उठाया कि उनके अंदर से वो सारी चीजें मैंने रेक्टिफाई की, और एक यूनाइटेड जो इंडियन टीम है उसको मैंने वहां पे कवर अप किया। सभी बच्चों के अंदर एक दूसरे के स्टेट्स के साथ जो फीलिंग्स हैं, अब हम किसी भी स्टेट के बच्चे नहीं रहे, अब हम इंडिया की क्रीम है। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डाला, उनके अंदर एक प्राउड की फीलिंग डाली कि आप प्राउड कीजिए कि आप इंडिया की क्रीम है और आपको इंडिया को, अपने देश को आगे बढ़ाना है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सारी चीजें छोटी होती हैं, उनको आप लेट डाउन करके आगे बढ़े। तो ये मेरा जो फर्स्ट स्टेप था इंडियन टीम के साथ वो मैंने वहां से उठाया। ऐसी कोई स्पेशल याद जिसे आप अपने करियर की हाईलाइट मानते हैं, आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? 2007 में जो है, मैं फर्स्ट टाइम जो एशियन चैंपियनशिप के लिए वहां लेके गई हूँ टीम को ईरान में, और हमारा जो सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा अपोनेंट है वो ईरान ही है, और ईरान को ईरान की धरती पे पीटना, और वो भी वो कंट्री जिसमें कोई भी मेल है वो स्टेडियम में अलाउ नहीं था। किसी भी टीम के साथ कोई कोच अगर मेल है तो वो भी अलाउ नहीं था। टीम के मतलब पूरा एरिना है वो केवल फीमेल के द्वारा पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि ईरान में हमारे लिए कोई भी ताली बजाने वाला नहीं था। तो वहां के स्टेडियम में अगर हमारे लिए कोई ताली बजाएगा तो हमने सोचा कि वही कंट्री बजाएंगे जो ईरान से हारे हैं। हमने पहले स्ट्रेटेजी पे काम वो किया, दूसरी स्ट्रेटेजी पे हमने पूरा साइकोलॉजिकल प्रेशर में ईरान को रखा। इवन ईरान को हमने घुटने टेकने पे, उसने एक बार मेरी तरफ हाथ जोड़ के ये तक भी कहा कि प्लीज हम ईरान में खेल रहे हैं, कुछ स्कोर दे दो, कुछ पॉइंट हमारे बढ़ा दो। हमने उनको बिल्कुल वो मैच हमने बहुत अच्छे शानदार स्कोर के साथ जीता, और वहां से हम गोल्ड मेडल लेके आए, और ईरान को ईरान की ही धरती पे हम बीट करके आए। तो वो एक बहुत बड़ा, पहली बार मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस था। सो मैम, आपके करियर का एक और पहलू है, आपने साइकोलॉजी में पीएचडी करी है, तो इसके बारे में ये अचानक से साइकोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट हुआ, इसमें कैसे, और आज के प्रोफेशनल प्लेयर्स को साइकोलॉजी का कितना, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए कितनी जरूरी है? हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने कभी कभी डेवलप कर लिया कि नहीं, जैसे कुछ उनके अंदर अंधविश्वास आ गया, शुक्रवार को कोई मैच होगा तो हम उस मैच को हार जाएंगे, अगर अर्ली मॉर्निंग कोई मैच हो गया तो हम हार जाएंगे। ये क्या अंधविश्वास है? तो कुछ चीजें खिलाड़ियों की कंट्रोल करना, उनके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो उनकी भावनाओं के अंदर बैठ जाती हैं और बहुत गहरे में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं कि वो जब भी वो खेलने उतरता है तो वो सिचुएशंस, जैसे किसी खिलाड़ी ने आदत है, उसको हैबिट्स में डेवलप कर लिया, प्रोफेशनली मैं उसको उचित नहीं मानती, लेकिन उसने हैबिट्स में डेवलप कर लिया कि खाना खेलने से पहले वो खाना नहीं खाएगा। अगर वो मैच उसका दोपहर में वो लंच भी नहीं करता तो उसकी जो है एनर्जी है अंदर से वो वीक हो जाती है। तो कुछ खिलाड़ी डेवलप कर देते हैं कि मैं केवल एनर्जी ड्रिंक्स लेके ही खेलूंगा, हैवी या कुछ ब्रेकफास्ट या लंच नहीं करूंगा। तो ये खिलाड़ी अपने अंदर कुछ चीजें ऐसी डेवलप कर लेते हैं मन के अंदर, वो मानसिक तौर पे उनको कमजोर करती हैं।
तो मुझे खेल में कुछ ऐसी चीजें सामने आई कि मुझे खिलाड़ी के अंदर की मानसिक स्थिति को पढ़ना बहुत जरूरी हो गया। और जब खिलाड़ी की मानसिक स्थिति का कोच को पता नहीं होगा तो वो खिलाड़ी के अंदर से वो कैसे उसको बैलेंस करेगा, उसका जो स्टैंडर्ड माइंड सेट है वो कैसे बनाएगा। कोई भी गेम माइंड सेट के साथ खेला जाता है। अगर माइंड सेट आपका नेगेटिविटी में जाता है और आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कंट्रोल नहीं होती है, सेल्फ को खुद को वो कंट्रोल करके नहीं चल पाता है, तो खिलाड़ी कई बार जीता जताया और अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी हम कह देते हैं कागज के शेर और कहाँ ढेर, ये प्रोवर्ब गांव हार मतलब स्पेक्टेटर्स बोल देते हैं, जूते फेंकते हैं जब टीम हारती है। तो हमारी भी अगर टीम हार गई तो उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का रोल होता है। तो हम कई बार टीम हार जाती है तो उसमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इवन ओलंपिक में मैं आर्चरी में एक लड़की का बताती हूँ, वो हमेशा बोम्बेला 10 के 10 टारगेट को हिट करती थी, लेकिन ओलंपिक में उसको थोड़ा सा शिवरिंग हुई, हाथ कांपा, मेंटल इम्बैलेंस हुआ और उसका जो टारगेट है वो 10 पे जाने की बजाय 6 पे चला गया और उसके मेडल हाथ से, इंडिया के हाथ से मेडल छिन गया ओलंपिक का। तो साइकोलॉजी हमारी बॉडी के अंदर कंपन, शिवरिंग को कंट्रोल करती है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और कई बार ऑड सिचुएशंस को भी कंट्रोल करने में हमारी साइकोलॉजी काम देती है। और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है वो हम एक पीएसटी ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग को हम बिल्कुल जैसे हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मोटर एबिलिटीज की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हम कमिटमेंट है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, ये सेल्फ टॉक है, पेप टॉक है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद के अंदर खिलाड़ी के अंदर डेवलप करनी बहुत जरूरी है ताकि हम खिलाड़ी का जो ब्रेन है और माइंड है उसको गेम के फेवरेबल और उसको बिल्कुल बैलेंस्ड डेवलप कर सके। खिलाड़ी का माइंड बैलेंस डेवलप करना और मैच में उतरने से पहले ना ओवर एक्साइटमेंट जरूरी और ना ही अंडर एस्टिमेट जरूरी, वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। एक फीमेल कबड्डी, वुमेन कबड्डी में एक और चैलेंज होता है क्योंकि एक हमारी कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। एक बीइंग अ कबड्डी कोच, बीइंग अ फीमेल वुमन कबड्डी कोच, क्या चैलेंजेस हैं एक कबड्डी प्लेयर के लिए, फीमेल कबड्डी प्लेयर के लिए, और क्या कोई परिवर्तन आप देख रही हैं जब आपने शुरू करी थी तब के चैलेंजेस और आज के टाइम पे वो कोई परिवर्तन आया है? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारी सोसाइटी में फीमेल के लिए कुछ बैरियर्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं परंपराओं को हम ढोते हैं। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको मेरे हिसाब से हमें कहीं ना कहीं उन परंपराओं को तोड़ना चाहिए, लेकिन हम तोड़ नहीं पाते तो उन परंपराओं के साथ सोसाइटी को ढालना चाहिए। जैसे मैं मेरे गांव की बताती हूँ, मेरे गांव में हमें लड़कियों को कभी ट्रैक सूट वगैरह भी नहीं पहनने देते थे, प्रैक्टिस करना तो बहुत दूर की बात है, शॉर्ट्स और ट्रैक सूट पहनना तो सपने जैसा है। तो उन सारी परंपराओं की, क्योंकि हमारे गांव की परंपराएं उनको हम नहीं तोड़ सकते, मरोड़ सकते, लेकिन हाँ उन परंपराओं से हटके मैंने किसी की कोई परंपरा नहीं तोड़ी। अगर मैं तोड़ देती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि मेरी मदर हमेशा मुझे एक बात कहती है, अपने आसपास ज्यादा नेगेटिव क्रिएट मत करो, क्योंकि जितना नेगेटिव्स को पॉजिटिव करने में आप एनर्जी वेस्ट करोगे उतना आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। वो लोगों का एक माइंड सेटअप है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव आया है, बदलाव आता है सोसाइटी में जब कुछ लड़कियां कुछ अच्छा करके दिखाती हैं। जैसे हरियाणा में बहुत सारी लड़कियां हैं, वो रोल मॉडल के रूप में निकली हैं और उन्होंने सोसाइटी का जो है बहुत सारे बैरियर्स को ऑटोमेटिक तोड़ दिया और ऑटोमेटिक लोगों में बदलाव आया है। एक्चुअली क्या है, सोसाइटी में जब तक कोई डेवलपमेंट पेनिट्रेट नहीं करता है तो वहां बदलाव होना मुश्किल है। अगर वहां पे कुछ डेवलपमेंट पहुंच जाता है, अभी मेरे ही गांव में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक गांव में एक एकेडमी गर्ल्स की शुरू करवाई। वहां पे सभी लेडीज इतना बड़ा घूंघट निकाल के, जो बुर्का कहते हैं, बुर्का टाइप में रहती हैं सारा दिन। वहां पे महिलाओं का घूंघट है, उसमें रहना कंपलसरी है। वो सारी लेडीज स्टेडियम जाती हैं और वो सारी घूंघट में बैठ के अपनी बेटियों का खेल देखती हैं और उनके घूंघट के सामने उनकी बेटियां शॉर्ट्स में खेल रही होती हैं। ये बदलाव है। तो मैम, हमने आपके बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, इतनी बातें पता लगी आपके जीवन में, आपके करियर के बारे में। अब हम एक छोटी सी एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है कबड्डी क्विक रेट। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जल्दी से जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट चीज आती है आपको एकदम से उसका आंसर देना है। रेडी हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, आपकी फेवरेट मूवी?
शोले फेवरेट सॉन्ग और चक दे इंडिया। ओके, फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग तो मैं एक देशभक्ति का सॉन्ग है, वही मुझे अच्छा लगता है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। ओके, आपका फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन ऑल टाइम और अक्षय कुमार। अच्छा, चलो कबड्डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आप बेस्ट रेडर ऑफ ऑल टाइम एंड बेस्ट रेडर जो आजकल खेल रहे हैं? देखो, पहले सदानंद शेट्टी जो महाराष्ट्र से थे, वो बहुत पुराने, मैं पहले के टाइम के बता दूं, सदानंद शेट्टी, और आज के टाइम पे नवीन कुमार। ओके, जो दिल्ली से खेलते हैं? जी। बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम और बेस्ट डिफेंडर आज के टाइम पे? पहले जो बेस्ट डिफेंडर थे वो हमारे अंग्रेज, और सदानंद शेट्टी भी जो है वो ऑलराउंडर रहे हैं, डिफेंडर भी वो भी। और आज के टाइम पे मैं मानती हूँ, देखो 4 डिफेंडर है, मैं किसी एक सिंगल प्लेयर की रैंकिंग करना उचित नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, खासकर 3-4 जो है, हर एक की वैल्यू उतनी ही है, और जो मैं डिफेंडर मानती हूँ, 4 डिफेंडर अभी इस टाइम पे बहुत बढ़िया हैं। तो मैं एक का नहीं, चारों का इनाम लेना पसंद करूंगी। वो चारों, दोनों कॉर्नर, सुरेंद्र नाडा, नितेश कुमार, सुनील और प्रवेश। ओके, ऐसा कोई प्लेयर जिसमें आपको फ्यूचर चैंपियन दिखता है, एक लाइक जो उभरता हुआ खिलाड़ी हो अभी, लाइक लोग चाहे? बिल्कुल नवीन कुमार गोयत। नवीन कुमार गोयत एक स्टार बन चुके हैं, एक पिछले 2 सीजन में वो लोगों को उनको छोड़ के बिल्कुल वो लोगों के टिप्स पे है, जुबान पे है। और कोई प्लेयर, लाइक कोई और नया प्लेयर जो आपको लाइक जिसमें काफी पोटेंशियल दिखता है और आपको लगता है कि आगे बढ़ के? अंकुश है एक लड़का जी, एक मोहिते है महाराष्ट्र से, जो खेलो इंडिया में बहुत अच्छा उसने स्कोर किया था। तो आप पीकेएल तो देखती होंगी, पक्का फॉलो करते होंगे, तो अगर आपको मैं बोलूं कि एक परफेक्ट 7 कबड्डी के आप बताइए, तो क्या होंगे, कौन होंगे वो परफेक्ट 7 जिनको आप मैट पे उतारेंगे? देखो, परफेक्ट 7 में मैंने 4 तो आपको डिफेंडर बताए जी, सुरेंद्र नाडा जी, नितेश कुमार, सुनील और प्रवेश। हाँ जी। और रेडिंग में मैं बताती हूँ, रेडिंग में प्रदीप, पवन और नवीन और दीपक हुड्डा को हम ऑलराउंडर रख सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपने हमारे लिए एक टाइम निकाला। लेकिन जाने से पहले कुछ यंग प्लेयर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? कोई भी डिप्रेशन में ना आए, कोई भी नेगेटिव ना सोचे, किसी का भी समय नहीं जाता है खिलाड़ी का, हर टाइम खिलाड़ी का होता है। बस अपने आप को, खुद को तैयार रखिए, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। खुद को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद को तराशिए, तो आपका दुनिया में आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकते, सफलता आपके कदम चूमेगी। सभी खिलाड़ी खुद को पहचाने और जाने। एक बार फिर मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो ये थी सुनील दबास मैम की कहानी। अगले हफ्ते एक और चैंपियन की कहानी लेकर फिर हम आएंगे आपके साथ पायरेट चैट में। तो तब तक के लिए पायरेट्स के और भी खूबसूरत वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप